हाय फ्रेंड्स, आई एम रजत एंड आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं क्लास 10th में हूँ और क्लास 10th में मेरे काफ़ी डाउट्स हैं, काफ़ी क्वेरीज हैं एंड मैं जानता हूँ कि आपके भी काफ़ी डाउट्स होंगे, काफ़ी क्वेश्चंस होंगे क्लास 10 से रिलेटेड, जो कि आप हमसे कमेंट्स में भी बहुत पूछते हैं। सो आज उन सभी क्वेश्चंस का आंसर मधु करने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि मधु क्लास 11th में है और क्लास 10th में मधु का क्या एक्सपीरियंस रहा, उसने क्या अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करी क्लास 10th में, वो भी आज हम इस कन्वर्जेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सो आज की जो कन्वर्जेशन होने वाली है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स। सो इस कन्वर्जेशन का फ्रेंड्स एक भी पार्ट स्किप मत करना। सो क्वेश्चंस मैं पूछूंगा एंड मधु उसका आंसर करेगी। ओके मधु, सो मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि डिफरेंस बिटवीन 9th एंड 10th क्लास। ओके, सो 9th और 10th क्लास में क्या डिफरेंस है? तो जो 9th और 10th क्लास है उसमें मेन डिफरेंस तो यही है कि 9th क्लास में हम क्वेश्चन आंसर्स को याद करने पर ज़्यादा फोकस करते थे। जैसे कि 9th क्लास में क्या होता था, टीचर्स हमें चैप्टर पढ़ा देती थी, उनके क्वेश्चन आंसर्स लिखवाती थी एंड उन क्वेश्चन आंसर्स को याद करके हम अपना एग्जाम देते थे। कंसेप्ट को समझने पर हम इतना फोकस नहीं करते थे। लेकिन 10th क्लास में बिल्कुल इसका अपोजिट है, बहुत डिफरेंस है। 10th क्लास में हम कंसेप्ट की क्लैरिफिकेशन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, कंसेप्ट को समझने पर ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन लर्निंग द क्वेश्चन आंसर्स। बिकॉज जब हमें कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा तभी हम क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। बिकॉज 10th क्लास में जो हमारा पेपर होता है वो टीचर्स नहीं, CBSE बोर्ड बनाता है एंड CBSE बोर्ड जो पेपर बनाता है वो उसमें वो क्वेश्चंस नहीं होते जो हमारे चैप्टर के पीछे गिवन होते हैं बैक एक्सरसाइज में, वो क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो CBSE बोर्ड ऐसे क्वेश्चंस डालता है जिनको हम तभी आंसर कर पाएंगे जब हमारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है। ओके, अगर हमारी कंसेप्ट की क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छी है तभी हम उन क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। तो यही मेन डिफरेंस है 9th और 10th क्लास में। एंड कंसेप्ट को हम कैसे अच्छे से समझेंगे? कंसेप्ट को अच्छे से हम समझ सकते हैं NCERT को रीड करके, बिकॉज मेन प्रायोरिटी तो NCERT ही है। NCERT के सारे कंसेप्ट को आपको पढ़ना है, लाइन बाय लाइन उसको रीड करना है। एंड लाइन बाय लाइन रीड करने का मतलब ये है कि आपको चैप्टर के बीच में जो एक्टिविटी गिवन होती है या फिर जो बॉक्स में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होती है वो भी आपको अच्छे से पढ़नी है, बिकॉज उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो पूरी NCERT की आपको लाइन बाय लाइन रीडिंग करनी है, सारे कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करना है, तभी आप क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। तो यही मेन डिफरेंस है। ओके, सो मधु डैट वाज अ ग्रेट आंसर, बहुत ज़्यादा यूजफुल आंसर मधु ने दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो मधु, मेरा सेकंड क्वेश्चन है हाउ टू स्टडी इन 10th क्लास। तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि 10th एंड 9th क्लास में क्या डिफरेंस होता है, तो अब मैं ये जानना चाहूँगा कि 10th क्लास में हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो 10th क्लास में हमें कैसे पढ़ना चाहिए? तो जैसे कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया कि हमें 10th क्लास में कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग पर ज़्यादा ध्यान देना है। अगर हम कंसेप्ट को क्लियरली समझेंगे, उसको प्रैक्टिकल लाइफ से प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करेंगे, देन वी कैन ईजिली स्टडी इन 10th क्लास। अब मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का एग्जाम्पल देके बताती हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट साइंस। तो देखो, साइंस में मेनली हमारे कंसेप्ट होते हैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स। जैसे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस की मैं बात करती हूँ। तो लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में हम रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं, इन लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बात करते हैं। तो इनको आप अपनी रियल लाइफ से रिलेट करके समझो कि कैसे हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, न्यूट्रिशन हो रहा है। सो अगर आप ऐसे इसको रियल लाइफ से रिलेट करके समझोगे, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स बेटर। एंड साथ ही साथ आपको हर एक सब्जेक्ट के नोट्स भी बनाने होते हैं सो दैट आप रिविजन कर पाओ। ठीक है, तो ये हो गई साइंस की बात। देन बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में तो देखो चैप्टर पढ़ते हैं हम एंड उसमें मेनली फॉर्मूलाज होते हैं, थ्योरम्स होती हैं, रूल्स होती हैं। ठीक है, तो आपको इन फॉर्मूलाज, थ्योरम्स और रूल्स इन्हीं को याद रखना है एंड इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, इनको बार बार क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। ठीक है, बिकॉज फॉर्मूलाज आर द की फॉर मैथ्स, ये हमें पता ही है। तो NCERT में जितने भी क्वेश्चंस हैं, NCERT में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, उनको प्रैक्टिस करो। लाइक दिस यू कैन ईजिली स्टडी मैथ्स। फिर बात करते हैं SST की। तो SST में देखो इवेंट्स होते हैं, जैसे पहले ये इवेंट हुआ, फिर उसके बाद उसके ये कॉजेज हुए, ये इम्पैक्ट पड़ा, फिर लोगों ने ऐसे प्रोटेस्ट किया। तो ऐसे इवेंट्स होते हैं, टाइम हर एक टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम पर इवेंट्स होते हैं। तो उन इवेंट्स को हम एक स्टोरी की तरह पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। ओके, सो लाइक दिस वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड SST। एंड साथ ही साथ हमें हर एक सब्जेक्ट के नोट्स भी बनाते हुए आगे बढ़ना है। नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं इंग्लिश और हिंदी, जो हमारे लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं। तो इंग्लिश एंड हिंदी में लिटरेचर पार्ट
पार्ट होता है एंड ग्रामर पार्ट होता है। तो लिटरेचर पार्ट में तो स्टोरीज ही होती हैं, स्टोरीज को तो हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड ईजी वे में पढ़ सकते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी ईजी। एंड ग्रामर में हमें जो ग्रामर के जो बेसिक कंसेप्ट हैं जैसे कि टेंसेज, मोडाल्स, रिपोर्टेड स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इनको हमें अंडरस्टैंड करना है सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द लिटरेचर। क्योंकि लिटरेचर में स्टोरीज होते हैं, उनसे हमें काफ़ी अच्छे लेसन्स मिलते हैं, मोरल्स मिलते हैं, लाइफ लेसन्स मिलते हैं एंड साथ ही साथ लिटरेचर में ग्रामर का एप्लीकेशन होता है कि कैसे हम रियल लाइफ में इंग्लिश बोलते हैं, सो दैट इज़ इन दैट लिटरेचर। ठीक है, तो ऐसे हम सारे सब्जेक्ट्स को इफेक्टिवली पढ़ सकते हैं इन 10th क्लास। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मधु ने हमें सब्जेक्ट वाइज बता दिया कि कैसे हम मैथ्स को, साइंस को, एसएसटी को या फिर लैंग्वेजेस को कैसे हम 10th क्लास में पढ़ सकते हैं इफेक्टिवली। सो दैट वाज अ ग्रेट आंसर। सो अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो मधु, मेरा थर्ड क्वेश्चन है हाउ टू डू सेल्फ स्टडी। सो हमारा ये भी डाउट रहता है कि हम सेल्फ स्टडी कैसे करें, क्योंकि मधु क्लास 10th में थी, मधु ने भी सेल्फ स्टडी ही करी थी क्लास 10th में। सो जानते हैं कि मधु का सेल्फ स्टडी के बारे में क्या ओपिनियन है। ओके, सो फ्रेंड्स, सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सेल्फ स्टडी करने के लिए पहले तो आपको खुद मोटिवेट होना होगा, खुद डिसिप्लिन्ड होना होगा, बिकॉज आप किसी टीचर के गाइडेंस के बिना पढ़ रहे हो व्हेन यू आर स्टडिंग बाय योर ओन। ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड बाय योर सेल्फ। फिर आपको अपना खुद प्लान बनाना है कि कैसे आप अपने सिलेबस को कवर करोगे, हाउ यू विल डू ऑल द चैप्टर्स इन योर सिलेबस। फिर आपको अपना खुद प्लान बनाना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग योर प्लान। फिर आपको अपने प्लान के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर्स कवर करने हैं। एंड फ्रेंड्स, आजकल इस टाइम पर तो हम घर बैठे कुछ भी पढ़ सकते हैं, किसी भी चीज़ का मीनिंग जान सकते हैं, कोई भी टॉपिक आराम से समझ सकते हैं, बिकॉज आज इंटरनेट पर सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो अगर आपको कोई डाउट होता है, किसी का मीनिंग समझना है, कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप वो घर बैठे आराम से समझ सकते हो। सो इट्स वेरी ईजी टू डू सेल्फ स्टडी इन दीज डेज। ओके, सो सेल्फ स्टडी करने के लिए तो मेन बात तो यही है कि आपको खुद मोटिवेट होना पड़ेगा। रिसोर्सेज तो सारे अवेलेबल हैं एंड अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप बहुत टाइम एंड मनी सेव करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है कि सेल्फ स्टडी करने वाले ही एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं या फिर जो ट्यूशन जाते हैं वही अच्छा स्कोर करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप मोटिवेटेड हैं, डिटरमाइंड होकर अगर आप पढ़ रहे हैं, सो यू विल स्कोर वेल इन 10th क्लास। इट्स नॉट फिक्स्ड, इट्स नॉट कंपल्सरी दैट यू हैव टू डू सेल्फ स्टडी ओनली। ओके, So that was a wonderful opinion by Madhu, and now let's move on to the fourth question. So Madhu, मेरा fourth question है how to make notes. So ये एक बहुत ज़्यादा important question है कि notes हम कैसे बना सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, क्लास 10th में नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नोट्स हम बनाते क्यों हैं? क्योंकि देखो, जब एग्ज़ाम्स नज़दीक आते हैं तो एग्ज़ाम्स के टाइम पर आपके पास पूरे चैप्टर पढ़ने का टाइम तो होगा नहीं। जब आप रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन के टाइम पर हमें नोट्स ही काम आते हैं। नोट्स में से रिवाइज़ करके हम ईजिली सारे टॉपिक्स को जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं। ओके, सो नोट्स होते क्या हैं? नोट्स आर लाइक द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द चैप्टर। जब हमने चैप्टर को अच्छे से समझ लिया, उसके हर एक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया, लाइन बाय लाइन रीडिंग कर ली, फिर जब आप चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को, हर एक टॉपिक को अपनी लैंग्वेज में लिखते हो, उसे डिफाइन करते हो बहुत ही कम वर्ड्स में, उनको नोट्स बोला जाता है। ठीक है, एंड फ्रेंड्स, जो नोट्स होते हैं ना, वो नोट्स आप अपने लिए बनाते हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाते हो। तो ऐसे आप किसी और को दिखाने के लिए, आपको अच्छा उसको प्रेजेंटेबल बनाने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहे हो, सो यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज। आप फ्लो चार्ट्स का यूज़ कर सकते हो, हेडिंग्स का यूज़ कर सकते हो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। एंड जो ये नोट्स होते हैं, ये हमें रिवीजन में बहुत हेल्प करते हैं एग्जाम के टाइम पर। सो हर एक सब्जेक्ट के आपको साथ साथ नोट्स बनाने चाहिए। जैसे कि आपने एक चैप्टर कर लिया, उसको समझ लिया, फिर उसके नोट्स बनाओ, देन डू द क्वेश्चन आंसर्स। ओके, सो मधु, थैंक यू फॉर द ग्रेट आंसर। नाउ लेट्स सी द फिफ्थ क्वेश्चन। सो मधु, मेरा फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ टू रिमेंबर टिल एग्जाम। सो ये क्वेश्चन भी मेरे फ्रेंड्स द्वारा काफ़ी कमेंट में पूछा भी गया है कि हम एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस को, जो भी हमने पढ़ा है उसे हम कैसे रिमेंबर रख सकते हैं, क्योंकि हम पहले तो उसकी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम का टाइम आता है तब हम उसे भूल जाते हैं। सो हाउ वी कैन रिमेंबर टिल एग्जाम्स। सो ये प्रॉब्लम तो काफ़ी स्टूडेंट्स फेस करते हैं, मैंने भी फेस करी थी कि पहले हम जब चैप्टर करते हैं तो उस टाइम तो हम चैप्टर को समझ लेते हैं, उसके नोट्स, क्वेश्चन आंसर सब कुछ कर लेते हैं, उस टाइम तो हमें वो चैप्टर याद रहता है। लेकिन जब एग्ज़ाम्स नज़दीक आते हैं तब तक हम सब कुछ भूल चुके होते हैं, पूरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। सो हाउ वी कैन रिमेंबर ऑल द थिंग्स टिल एग्ज़ाम्स? तो इसका सोल्यूशन है कॉन्स्टेंट रिविजन करना। आपको टाइम टू टाइम हर एक छोटे छोटे इंटरवल के बाद रिविजन करते रहनी चाहिए। जैसे आपने एक हफ्ता जो चैप्टर्स पढ़े,
देन हफ्ते के एंड में जब वीकेंड आता है तो उस टाइम उन चैप्टर्स का आपको खुद अपने आप से टेस्ट लेना है, उनकी रिवीजन करनी है। सो ऐसे टाइम टू टाइम, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद आपको रिवीजन करती रहनी चाहिए, ताकि जब एग्जाम्स आएँ तो आप सब कुछ भूले ना हो एंड आपको सब कुछ याद रहे, एंड देन यू कैन ईजिली रिवाइज इन शॉर्ट टाइम एंड गिव योर एग्जाम्स। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि हमें बार बार रिवीजन करते रहनी है। रिवीजन हम कैसे करेंगे? जो हमने नोट्स बनाए हर एक चैप्टर के, उन्हीं से रिवीजन करते हैं। ओके, So this was a short and great answer by Madhu. Now let's move on to the sixth question. So Madhu, मेरा sixth question है how to write answers. So ये तो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो कि फ्रेंड्स द्वारा बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है कि हम आंसर्स कैसे लिखें। वो कहते हैं कि हमें जो आंसर है वो तो याद है, उसका जो कंसेप्ट है वो हमें पता है, लेकिन हम उसे फ्रेम नहीं कर पा रहे वर्ड्स की फॉर्म में। सो इसका क्या सोल्यूशन होगा? ओके तो ये प्रॉब्लम तो मोस्टली हर एक स्टूडेंट फेस करता है कि हमें कंसेप्ट तो पता होता है, हमें ये पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, लेकिन हम उसको लिख नहीं पाते, उसको वर्ड्स में फ्रेम नहीं कर पाते। सो इसका क्या सोल्यूशन है? तो देखो, इसका मेन सोल्यूशन तो यही है कि आपकी कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो भी वो क्वेश्चन जिस कंसेप्ट के बारे में, सो दैट कंसेप्ट शुड बी 100% क्लियर टू यू, तभी आप अपना खुद आंसर बना पाओगे। एंड साथ ही साथ आपकी इंग्लिश पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज आप जब आंसर बना रहे हो तो आप इंग्लिश में अपना आंसर लिखोगे। अब खुद सेंटेंसेस बनाने के लिए आपके ग्रामर के कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, बेसिक आपको इंग्लिश आनी चाहिए, सो दैट यू कैन राइट योर ओन आंसर। तो यही सोल्यूशन है इसका। सबसे पहले आपको कंसेप्ट 100% क्लियर होना चाहिए एंड यू शुड बी एबल टू मेक योर ओन सेंटेंसेस। सो आपकी इंग्लिश पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए, सो दैट यू डोंट डू एनी मिस्टेक इन द आंसर्स। Okay. So that was also a great answer. And now let's see the seventh question. So Madhu, मेरा seventh question है how many hours we should study? हमें दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए? So इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? ओके सो हमें दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो इसका कोई भी फिक्स आंसर नहीं है। ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि आपको इतने घंटे ही पढ़ना है तभी आप 10th में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने सिलेबस को हर एक दिन में डिवाइड करना है कि इस दिन मैं ये चैप्टर करूँगा, फिर अगले दिन मैं ये चैप्टर करूँगा, अगले दिन मैं ये चैप्टर करूँगा। सो लाइक दिस यू हैव टू डिवाइड योर सिलेबस इन ईच एंड एवरी डे, एंड उस हिसाब से आपको हर एक दिन अपने जो भी आपने डिवाइड किया है उसको कवर करते हुए आगे बढ़ना है। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता, ना आपको 12-12 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जस्ट आपको जो आपने प्लान किया है हर एक दिन करने का कि दिस डे यू हैव टू डू दिस मच चैप्टर्स, दिस मच टॉपिक्स, तो उनको कंप्लीट करके आपको आगे बढ़ना है। सो देयर इज़ नो फिक्स आंसर कि इतने घंटे ही हमें पढ़ना होता है। ओके, सो थैंक यू फॉर द आंसर मधु। अब फ्रेंड्स मधु आपको कुछ बोनस टिप्स देंगी। ओके सो हेयर आर सम बोनस टिप्स फॉर यू इफ़ यू आर इन क्लास 10th। सो पहली बोनस टिप है क्लियर योर बेसिक्स। आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं, क्योंकि 10th क्लास में ऐसे काफ़ी चैप्टर्स हैं जो क्लास 9th के चैप्टर्स पर बेस्ड हैं। तो अगर आप किसी चैप्टर को अच्छे से नहीं समझ पा रहे, उसके बेसिक्स आपके क्लियर नहीं हैं, तो आप क्लास 9 के चैप्टर को जाके पढ़ो एंड देन स्टडी द चैप्टर्स ऑफ क्लास 10th। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्लास 10th का मैथ्स का हमारा चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स का जो चैप्टर है वो क्लास 9th में भी है। सो इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द पॉलिनोमियल्स ऑफ क्लास 10th, तो आप क्लास 9 के पॉलिनोमियल्स को पढ़ो, वहाँ पर आप बेसिक नॉलेज समझोगे, बेसिक पॉलिनोमियल के बारे में समझोगे, एंड देन आप क्लास 10th का पढ़ सकते हो। सो क्लियर योर बेसिक्स। एंड सेकेंड बोनस टिप है द सिलेबस ऑफ क्लास 10th इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो जेई हो, नीट हो, या फिर आप सिविल सर्विसेज ही क्यों ना ज्वाइन करना चाहें, तो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए 10th क्लास का जो सिलेबस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसका जो सिलेबस है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। मैंने ऐसे बहुत सी सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में सुना है, एंड वो बताते हैं कि क्लास 10th 11th इनकी NCERT में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो तो ये सोच के पढ़ो कि ये जो क्लास 10 का सिलेबस है ये आपको आगे भी बेनिफिट करेगा इन योर फ्यूचर स्टडीज़। ओके सो द थर्ड बोनस टिप इज़ बी अवेयर ऑफ योर सिलेबस। एंड फ्रेंड्स, मैंने ऐसे बहुत बार देखा है, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एग्ज़ाम तक ये बिल्कुल पता ही नहीं होता कि उनके कौन से चैप्टर्स रिड्यूस हो गए हैं, कौन से टॉपिक्स रिड्यूस हो गए। तो सबसे पहले अपने सिलेबस को पूरा अच्छे से क्लियर कर लो, पूरा एक नोटबुक पेन लो, एक चार्ट बनाओ कि कौन से टॉपिक्स रिड्यूस हो गए हैं, उनको कट कर दो, मार्क करो। सो लाइक दिस बी अवेयर ऑफ योर सिलेबस। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने, एंड देन स्टार्ट योर स्टडिंग सो दैट देयर विल बी नो कन्फ्यूजन। सो ये कुछ बोनस टिप्स थी। आई होप इट हेल्प्ड यू।
सो मधु, थैंक यू फॉर द बोनस टिप्स। अब मेरा मधु से लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ विल यू सपोर्ट अस? आप हम क्लास 10th के स्टूडेंट्स को कैसे सपोर्ट करोगे? ओके, सो मैं आप सभी क्लास 10th के स्टूडेंट्स को पूरा एंड तक सपोर्ट करूंगी। आई एम प्रोवाइडिंग यू ऑल द वीडियोस। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि चैनल पर मैं हर एक सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स के फुल एक्सप्लेनेशन के वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश एंड SST। एंड साथ ही साथ मैं आपको हर एक चैप्टर के नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ। एंड विद दैट वी आर प्रोवाइडिंग यू स्ट्रैटेजीज, टाइम टेबल, टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आपको पूरा कंटेंट मिल रहा है क्लास 10th के लिए एंड मैं आपको पूरा साल के एंड तक सपोर्ट करूंगी। सो यू हैव माई फुल सपोर्ट। ओके, So that was a great conversation with Madhu. I hope you enjoyed this conversation. That's all for this video. Thank you so much.